नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र के 100 क्वेश्चंस पर और उसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस उनकी देखेंगे। मित्रों, एग्ज़ाम पर बहुत पास आ रहे हैं और आप लोग अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखिए, बुक्स पढ़िए और टेस्ट सीरीज़ को जो है मैं जो डालता हूँ उसे एक पूरी की पूरी फॉलो कीजिए, उसे अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए, जिससे मैं तो मोटिवेट होऊंगा ही, साथ ही आप लोग के बीच में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा बनेगी जो आपकी सफलता के लिए बेहतर ही है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उसे तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें पीटर बर्जर ने उनकी व्याख्या की है। तो आप सभी को पता होगा कि समाजशास्त्र की 3 मुख्य धाराएं हैं, प्रकार्यवादी, अंतःक्रियावादी और मार्क्सवादी। तो जो अंतःक्रियावादी जो धारा है उसमें पीटर बर्जर और लकमैन, सोर्ज गॉर्फिंकल, कूले, मीड, ब्लूमर, है ना, मैक्स वेबर, ये सारे चिंतक आते हैं। तो ये अपनी जो आइडिया है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। उसमें स्वभावगत, संस्थागत, वैधीकरण और बाह्यता 4 विशेषताएं अपने सिद्धांत के अंतर्गत ये बताते हैं। आपको इनको याद रखना है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि अल्थूजर की तार्किक क्रिया तार्किक स्थिति उपाय के रूप में देखा जा सकता है। ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है परिवार और तीसरा है धर्म। ये 3 इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं जिनको अल्थूजर यूज करते हैं। अल्थूजर बेसिकली कार्ल मार्क्स के शिष्य हैं और मार्क्सवादी समाजशास्त्री व्याख्याएं ये प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, तीसरे प्रश्न पर। इसमें गारफिंकल की बात करते हैं। गारफिंकल ने लोक विद शास्त्र जो लिखा है इसे लोक विधि विज्ञान कहते हैं बेसिकली। गारफिंकल ने अपनी व्याख्या में जो प्रस्तुतिकरण दिया है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये देख लेते हैं। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री मेथड का यूज किया है, यानी प्रलेखी पद्धति का यूज किया है अपनी स्टडी में। विच्छेद ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स को यूज किया है, दृष्टिकोण की पारस्परिकता को यूज किया है और अन्य सिद्धांत भी प्रयोग किए हैं। तो यानी कि जो है इनके जो रिसर्च मेथड है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था साक्षात्कार, और उसके पहले मैंने आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया था। इन सब जो लेक्चर्स डाले हैं उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। कोई भी अब ये आप लोग समझते होंगे कि ये क्या है, ये जो 4 बिंदु हैं ये इनका क्या मायने है। देखो, इनका मायने कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लो आप एक समाजशास्त्री हैं, तो आप ऐसे कोई बात जो है रात में सोए सुबह उठे उस कंसेप्ट दे दिया, ऐसे माना नहीं जाता है। जब आपने मान लो एक कंसेप्ट दिया है समझाने के लिए, सामाजिक दूरी। मान लो आप एक समाजशास्त्री हैं और आपने सामाजिक दूरी का कंसेप्ट दिया है, तो ये कैसे सिद्धांत को मान्यता मिलती है, कैसे मैं मान लूँ कि ये सामाजिक दूरी के जो सिद्धांत है वो सही है। सोशियोलॉजी को साइंस के पैरामीटर पर खरा उतारा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे कि सर ऐसा है कि भारत में सामाजिक दूरी इन फैक्टर्स के रूप में निम्नलिखित रूप में सामने दिख रही है, तो मान लो कि जो ऑडियंस है, जब आप सेमिनार हॉल में अपनी रिसर्च पेपर को रख रहे होंगे, तो जो ऑडियंस होगी इसमें प्रोफेसर होंगे, रिसर्च स्टूडेंट होंगे, है ना, वेरियस NGOs हो सकते हैं, बहुत से लोग हो सकते हैं। वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि सर आपने जो कंसेप्ट दिया है इसमें आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज की है, सर आपने इसके लिए शोध ग्रंथ क्या लिए हैं, आपका सर सैंपल साइज क्या था, आपने कौन सी टूल एंड टेक्निक्स यूज करी है, आपने सर कैसे कंटेंट एनालिसिस किया है कि भारत में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो तेजी के साथ सदैव देखी जाती रही है। ये मास्क लगाना इज़ नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, ये एक अलग प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग है। समाजशास्त्र की जो सोशल डिस्टेंसिंग है मित्रों, उसमें जैसे मान लो एक शहर है, उसमें कुछ धर्म के लोग पास पास रह रहे हैं, कुछ धर्म के लोग एक पास पास रह रहे हैं, वो मिक्सअप होकर ना रहें। जैसे आप देखते होंगे जाति विभेद समाज में दिखाई देता है, सांप्रदायिक विभेद दिखाई देता है, धार्मिक विभेद दिखाई देता है, डेट इज़ कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। ये है सामाजिक दूरी का वास्तविक पैरामीटर। तो उसमें अब अलग अलग आपसे पूछा जाएगा कि आप किन किन पैरामीटर्स पर इसको आपने गढ़ा है, कंसेप्ट को बनाया है, तब वो आपके सिद्धांत को हाँ करेंगे, मान्यता देंगे। तो ये 4 पद्धति को यूज करते हैं, ये मैं बताना चाह रहा था। अगला प्रश्न जुर्गेन हेबरमास का, ये
वैधानिकता के संकट की बात करते हैं और भी इनके कुछ कंसेप्ट हैं उनको हम लोग जानते हैं। जुर्गेन हेबरमास ये भी मार्क्सवादी चिंतक हैं और ये लेजिटिमेसी क्राइसिस इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है और इसके बारे में इनकी जो राय है वो बहुत ही स्पष्ट है। तो इन्होंने जो बात करी है इसमें राजनीतिक संकट की कहीं से बात नहीं करी, आर्थिक संकट, वैधानिक संकट और विवेक संकट की बात करी है। आर्थिक संकट, वैधानिक संकट और विवेक संकट, ये तो हो गया लेजिटिमेसी क्राइसिस, ये हो गया लीगल क्राइसिस, ये हो गया इकोनॉमिक क्राइसिस। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें क्या कहा जा रहा है, 5वें प्रश्न पर इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक गॉफमैन ने नहीं लिखी है। इरविंग गॉफमैन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर हैं। यदि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में इनको पढ़ा हो तो ये फ्रंट और बैक का कंसेप्ट देते हैं, ड्रामेटर्जी का कंसेप्ट देते हैं। उसमें है बड़ी मज़ेदार चीज़ कि जैसे आप अग्रमंच पर रहते हैं जिसे फ्रंट कहा जाता है, तो जैसे मान लो आप बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण देते हैं। जैसे मान लो एक कैंडिडेट है जो ऑफिसर है, ऑफिस जब जाता है तो वहाँ फॉर्मल रहता है, एकदम अप टू डेट रहता है, लेकिन पतला का घर में हो सकता है वो सब्जी छीलता आपको मिल जाए, अपनी पत्नी से डांट खाता मिल जाए, बच्चों के साथ खेलता मिल जाए, है ना, अपने परिवार में वो इनफॉर्मल तरीके से रहेगा। तो वो मतलब जो है उसका बैक है, फ्रंट अग्रमंच और पश्चिम मंच की बात करते हैं। उसी तरह स्टिग्मा, एजाइलम जैसी पुस्तकें भी लिखी गई हैं उनके द्वारा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर है, अंतःक्रियावादी चिंतक हैं। इन्होंने ये रिलेशन इन पब्लिक ये बुक नहीं लिखी, बिहेवियर इन पब्लिक स्फेयर ये भी नहीं लिखी, फॉर्म्स ऑफ टॉक ये भी नहीं लिखी है। ये आगे की 3 पुस्तकें इन्होंने नहीं लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। गिड्डेस स्क्रॉल सिद्धांत निम्नलिखित में से इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो भाई ये जो गिड्डेस लिखा है, ये गिड्डन सोक्रल सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल है दोहरा व्याख्यात्मक, बेसिकली दोहरा व्याख्यात्मक का मतलब है बाइनरी अपोजिशन जैसी चीज़ इसके अंतर्गत आती है। अगला 7वें नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व में अंतर स्पष्ट किया है। तो ये अंतर स्पष्ट करने वाले जो चिंतक हैं जुर्गेन हेबरमास हैं। अगले जो है कंसेप्ट पर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न, एंथोनी गिडेन, ये गिडेंस हैं बेसिकली। एंथोनी गिडेंस की क्षेत्रीयता की संकल्पना क्या कहती है। ये एंथोनी जो गिडेंस हैं ये बात करते हैं एजेंट की बाइनरी अपोजिशन की बात भी करते हैं ये, है ना। तो इन पर देखते हैं इन्होंने क्या किया था कि जो है क्षेत्रीयता की संकल्पना के अंतर्गत क्या कहा है। पहला है कि इन्होंने कहा कि संबंधी का जन्म समय से नहीं, समय के ही नहीं स्थान के पार भी होता है। सही बात ये कही है। स्पेस एंड टाइम इसकी बात ये भी करते हैं, तो ये याद रखना है, उसी को यहाँ पर इंगित किया गया, यही ऑप्शन सही। बाकी सारे पॉइंट बहुत जो है टेढ़े हैं, उनको आप चक्कर में ना पड़िए। अगला AR देसाई निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। और AR देसाई की एक पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, आप लोग उसको पढ़िए। आपको एक मार्क्सवादी व्याख्या है। मिस्टर देसाई इटसेल्फ मार्क्सवादी जो है फिलोसफर थिंकर कह सकते हैं आप, ये हैं। तो ये इनकी जो कंसेप्ट है वो कार के सिद्धांत से प्रभावित है, EH कार के सिद्धांत से प्रभावित है। ये प्रश्न आया भी है। इनकी एक पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, आप लोग उसे जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। क्वेश्चन नंबर 10 अब सेज पब्लिकेशन से छपती है। अब इन्हें मिलाना है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले का पहला सही है, दूसरे का B का तीसरा सही है, और वालस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत सही है, एजी फ्रैंक का आदर्श प्रकार सही है। ये ऑप्शन सही हो गए। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, DP मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन लेते हैं। उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मार्क्स, दिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है, ये भी ठीक है। DP मुखर्जी।
अभी इनके बारे में भी बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे बहुत कभी। अगला, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक के बीच परंपराओं का अंतर किया, ठीक है। अगला पॉइंट है, आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा। नहीं, कभी स्वतंत्र परंपरा के रूप नहीं समझा, बल्कि इनका काम ही बेसिकली था आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्व को समझना। अब बेसिकली हमारे समाज में आधुनिकता और परंपरा के बीच में द्वंद्व है। इनको मार्क्सोलॉजिस्ट कहा जाता है। बहुत ये इनके लिए एक टैग लाइन है मार्क्सोलॉजिस्ट की। दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है, और ये इन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच के जो द्वंद्व हैं, डायलेक्टिक्स हैं, उनको समझने की कोशिश की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है जनांकिकी संक्रमण। जनांकिकी संक्रमण में निम्नलिखित में से किससे पारस्परिक रूप से संबंधित होती है? तो जनांकी संक्रमण उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु संख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि, इससे संबंधित नहीं है। दूसरा है निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु संख्या से उच्च प्रजननता संबंधित नहीं है। उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक, इसमें बाद वाला पिछड़ जाता है, बिल्कुल सही है, यही सी ऑप्शन सही है, डी भी गलत है। अगला, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा शामिल नहीं है? बड़े बड़े प्रश्न हैं इस टेस्ट में। इसमें जो शामिल नहीं वो है स्थिर जनसंख्या का कंसेप्ट, ये शामिल नहीं है। स्टेबल पॉपुलेशन नहीं बताते हैं। माल्थस की किताब है जो है डेमोग्राफिक चेंज इंडिया एंड पाकिस्तान करके, ये एक इनकी किताब है। और वो जो इनका कहना है कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि है वो होती है एक तरीके से ज्यामितीय क्रम में 2 × 2 × 2 के, और जो संसाधन है वो बढ़ते हैं अंकगणितीय क्रम में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनको मैच कराना है भाई। अशोधित जन्म दर और सामान्य प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर। तो इसमें अशोधित, इसका जो ऑप्शन लगेगा, जरा थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि दिखे आप लोगों को। हाँ, इसमें जो अशोधित जन्म दर है ये मित्रों मैच करेगी पहले को चौथे से, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, संपूर्ण जनसंख्या के लिए एक परिकल्पित जनसंख्या की घटना, बिल्कुल ठीक है। बी का तीसरा लगेगा सामान्य प्रजनन दर, 15 से 44 या 15 से 49 वर्ष के जो है उम्र के लोग, ठीक है। शिशु मृत्यु दर 1000, उसके बाद इसका लगेगा दूसरा कि 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में जो शिशु की मृत्यु संख्या, और जन्म दर दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें कहा जा रहा है कि जनसंख्या के पिरामिड को बताओ। तो जनसंख्या का पिरामिड ऐसे बनता है भाई, ऐसे, ठीक है। तो इसमें इसको ऑप्शन लगाने हैं। पहले आश्रितता की समस्या, सबसे पहले डिपेंडेंस, आश्रित हो गए। फिर जन्म और मृत्यु दर, ये ऐसे यहाँ पर लगेंगे। विभिन्न उम्र के लिंग अनुपात, ये यहाँ लगेंगे। और पीछे जन्म के समय अनुमानित जीवन प्रत्याशा, ये यहाँ पर लगेगी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि भारत में जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा कितनी है? पुरुषों में अलग है, महिलाओं में अलग है, और जो India@75 के अनुसार कितना लक्ष्य किए जाने की उम्मीद है, की कोशिश की जा रही की, आशा आप लोग बताएंगे। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं, मिलान करना है। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए रखे हैं, थोड़ा से बड़े प्रश्न हैं, बोझे लगेंगे आमतौर पर। एक तो यूट्यूब पर जो लड़के पढ़ते हैं वो एकदम पॉपुलर क्लास पसंद करते हैं, 4 क्वेश्चन ले आएँ, वो सब टिक कर लें और जो है ऐसे कर लें। ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा, सपना देखना भूल जाओ, ठीक से पढ़ाई करो तब तो कुछ होगा। अदरवाइज़ ऐसे जो है वो क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वो डालते हैं ना पोल क्वेश्चन वाले, उत्तर लगा लगा के कुछ होना नहीं है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझ लो। हमारे ग्रुप पे वही स्टूडेंट रहें जो सीरियस हैं, अदरवाइज ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
अगला फ्रॉम पॉपुलेशन टू पीपल, इसको मैच कराना है। ये पहले का चौथा मैच करेगा। और उसके बाद जेंडर इनक्वालिटीज़ एंड डेमोग्राफिक बिहेवियर, ये मैच करेगा AR देसाई से, सॉरी S देसाई से। फिर एस्से ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये मैंने अभी जो बताया माल्थस का है। अगला पुस्तक है रेगुलेटरी रिप्रोडक्शन इन इंडिया पॉपुलेशन, ये के श्रीनिवास की बुक है। जरा से ऑप्शन 1 मैच कर गया। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसेप्ट को लगाना है। अब देखो उनकी व्याख्याएं दी गई हैं, उनको उनके साथ मैच कराना है। विचलन को आप अनुरूपता से दे सकते हैं। विचलन का कंसेप्ट जो दिया है वो फ्रेंड दिया है 2 थिंकर्स ने, एक तो इमाइल दरखाइम है और दूसरा रॉबर्ट किंग मार्टन है। तो आप ये समझ लीजिए। तो डेविएंस कब होगा? विचलन ऐसे होगा जब अनुरूपता समाज में नहीं होगी, तो अनुरूपता इसका मैच कर गया। दूसरा, अपराध कब होगा? जब कानून के विरुद्ध आप आचरण करेंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे। भाई कानून के संगत होंगे तो कानून जो है अपनुरूप होंगे। विसंगति क्या होगी? सामाजिक मानदंडों का अभाव हो जाएगा। पहले इसी का ये लग गया। फिर परकीयता में क्या है? स्वविरक्ति। तो इस तरीके से इसका सही हो गया सी ऑप्शन। अगला, जोखिम समाज यानी रिस्क सोसाइटी के विचार को कौन प्रस्तुत किया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये किया है उल्रिच बैक ने, जोखिम समाज को। अगला 18 नंबर सॉरी हाँ 19 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों की उत्तरजीविता के अधिकार के बीच संघर्ष से पारिस्थितिकी आंदोलन उभर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों की उत्तरजीविता के अधिकार के बीच संघर्ष से प्राकृतिक आंदोलन उभर रहे हैं। नहीं, पारिस्थितिकी आंदोलन इससे नहीं उभर रहे हैं, पहला गलत है। प्राकृतिक संसाधनों के अवक्षय एवं पर्यावरण अवक्रमण के लिए जनसंख्या में वृद्धि जिम्मेदार है। ठीक है, दूसरा सही है, सॉरी ये सी ऑप्शन गलत है। इसका सही होगा डी ऑप्शन। ए गलत हुआ, सी सही जो है आर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 20 नंबर। टॉलकॉट पार्सन्स ने मरीजों के लिए रुग्ण भूमिका, बहुत ही अच्छी बात है, रुग्ण भूमिका के स्तंभों को उल्लेख किया, उनमें से सही को मिलान करिए। तो बीमार ग्रसित होने के लिए रुग्ण व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न पॉइंट, अपनी बीमारी के लिए व्यक्ति जिम्मेदार है, गलत। रुग्ण व्यक्ति कुछ अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का हकदार है, ये सही है। रुग्ण व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सक के परामर्श करना पड़ता है, सही है। अब ये समाजशास्त्रीय व्याख्या पार्सन से प्रस्तुत करी। अब मान लो आप मानते भी हैं कि अपनी बीमारी के लिए कोई स्वयं जिम्मेदार है, तो यहाँ पर पार्सन जो कह रहे हैं उनके अनुसार बताना है। आपका अपना दिमाग नहीं चलना चाहिए, आप स्वयं पार्सन से ना बनने लगिए। ये समाजशास्त्र पढ़ने की अनिवार्य शर्त है। अगला, क्योंकि आपको थिंकर के नज़रिए से देखना है, थिंकर ने अपने टूल टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करके कंसेप्ट दिया है। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है प्रौद्योगिकी प्रगति तेजी से हो रही है, पहला ऑप्शन सही है। और दूसरे में क्या है? यह सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में ज्ञात संचार एवं कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के प्रसार के कारण हुआ है। ठीक है, तो दोनों सही हैं और उसका जो है व्याख्या है। अगला, किसने ज्ञान के पदक्रम हायरार्की ऑफ नॉलेज के पक्ष में जो है अपनी व्याख्या नहीं दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब लगेगा फूको। इनका शक्ति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जोखिम समाज का कंसेप्ट आया, आप लोगों ने उल्रिच बैक को लगाया पीछे। अब आगे संचरण जो है कार्य यानी कम्युनिकेटिव एक्शन की बात कौन करता है ना? अब इसका पहले का होगा दूसरा, मिशेल फोको। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इन सब पुस्तकें जो है ये फुकॉल्ट की ही लिखी हैं। और बी का 1 लग गया, संचरण कार्य लगा। कम्युनिकेटिव एक्शन की बात कौन करता है?
जुर्गेन हैबरमास। और अति यथार्थता, हाइपर रियलिटी की बात बॉडिलार्ड करता है। पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति, डेथ कल्चर, बस यहीं से आप तुरंत पकड़ लेंगे प्रश्न को यदि आपने पढ़ा है। बॉडिलार्ड ने बताया कि सभी सामाजिक पृथकताओं भेदभावों का यह उदाहरण है। बिल्कुल ठीक। होते ना ऐसे स्टूडेंट हैं ना तमाम, जो वहाँ पर वो पोल क्वेश्चन डालें, वो टक से क्लिक करें, उसमें बबल जैसे फूटते हैं, वहाँ सोचते हैं कि नेट हो जाएंगे, जीआरएफ हो जाएंगे, हायर एजुकेशन प्रोफेसर हो जाएंगे। वो सपना भूल जाओ, सही से पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो कोई दूसरा काम देख लो। ये इतना ईजी नहीं है, ना तो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन सही पर्सपेक्टिव, सही अप्रोच के साथ ही कुछ होगा। मुझे लगा, मैंने बता दिया, आप लोग जैसा लगे वैसा करिए। अगला प्रश्न 25 नंबर में आपको मैच कराना है। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 जब हुआ था तो उसमें सामाजिक विकास के उद्देश्यों को, कौन कौन से उद्देश्यों को निरूपित किया गया था? तो आर्थिक संरक्षणवाद को उसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इनको मैच कराना है। अच्छा, नई शिक्षा नीति कब आई है और कितने वर्षों बाद आई है, आप कमेंट करके बताइए। इसको मैच करवाते हैं। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले का लगेगा तीसरा, 1986 में आई थी। 86 के बाद अब 2020 में आई है। अब याद रखिए किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आपको पता रहे। और उसके बाद बी का लगेगा फ्रेंड्स, बी का ये तो ये हुआ। फिर उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लगेगा 1988 में, पहला लगेगा इस पर। और उसके बाद सी का पहला लगेगा और डी का चौथा लगेगा। इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न हैं इसमें। इसमें क्या कहा जा रहा है, 73वां संविधान संशोधन की बात की जा रही है। कब हुआ था, किसके लिए जो है हुआ है? तो पहला सही होगा महिला सशक्तिकरण से, कि महिलाओं को इसमें रिजर्व कर दिया गया। कितना, 1/3 सीट। किसके रिकमेंडेशंस पर आया? बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आया। कब आया? 1992 में आया। 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है। और उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है कि बी का कौन सा लगेगा? ज्ञान दूत योजना, ये लगेगी ई गवर्नेंस से, ई शासन से। उसके बाद मानव विकास प्रतिवेदन यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। 1990 में यूएनडीपी आया था। ठीक है, कभी आए कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। कमेंट करके बताइए भारत की क्या रैंक है। अगला ई वाणिज्य, इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं की बिक्री पर ध्यान देना, डेट इज कॉल्ड ई कमर्शलाइजेशन। इस तरह से सी ऑप्शन सही हो गया। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? इसमें कहा जा रहा है कि अंतः आत्मनिष्ठ चेतना में क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें शामिल हैं फेनोमेनोलॉजिस्ट। अब देखो, इतना कठिन शब्द है फेनोमेनोलॉजी। मैंने भी आप लोगों को क्या बताया था? 3 धाराएं हैं समाजशास्त्र की, प्रकार्यवादी, अंतःक्रियावादी और मार्क्सवादी, है ना। अब ये अंतःक्रियावादी में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना, यानी अंदर की चीज़ों को आप, या समाज के अंदर की या स्वयं के अंदर की चीज़ों को आप उन्हें जागृत करें। देखो यहाँ फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, सोच की बुक है कि नहीं है? उन्हीं सब चीज़ों में ये सब कहा गया है। एकदम कंसेप्ट पकड़िए। लेकिन लोग तो इमोजी लगाने मस्त हैं। 29 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है? ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है पीटर बर्जर और लकमैन कौन से कंसेप्ट को रेखांकित नहीं करते? तो वे ज्ञान की विधिमान्यता से असंबद्ध हैं। बिल्कुल ठीक है।
वे ज्ञान की विद्यमानता से काफ़ी चिंतित हैं। गलत, यही पॉइंट गलत है। चिंतित नहीं बल्कि उसके समर्थन में है। अगला प्रश्न आता है, किसने प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र के शुड्स के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझाने की कोशिश की है ना? ये प्रश्न हुआ। अब इसमें हम लोग क्या लेते हैं? जीवन विश्व गलत, अन्य विश्व गलत, प्राकृतिक अभिवृत्ति गलत, कृत्रिमता, अन्य विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता ये लिया है लेकिन आगे के 2 पॉइंट नहीं है। तीसरा अंतर आत्मनिष्ठता, जीवन विश्व, सांस्कृतिक विश्व ये गलत है, ये चूंकि ये नहीं लिए हैं। ये कंसेप्ट है, जीवन विश्व को लिया है, अंतर आत्मनिष्ठता को लिया है और प्राकृतिक अभिवृत्ति एटीट्यूड को लिया है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर बात करी है और डिटेल बात करी है। आप लोगों को यदि हमारा लेक्चर पसंद आता है तो 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच।